Good evening, students. So, today let us come back to our discussion on guild socialism. So, whatever we have discussed till now, I hope you have followed the lecture as well as you have gone through the note which I have mailed you. Right? Now, today let us continue. We had talked about a few principles of guild socialism. तो गिल्ड सोशलिज्म क्या था? ये एक्चुअली एक पोस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है जो मार्क्स के गुजर जाने के बाद उनके बाद जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स और स्कॉलर्स यूरोप में आए थे उन्हीं के हाथों में गिल्ड सोशलिज्म बना था. तो गिल्ड सोशलिज्म वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट. ये भी आप लोगों को मैंने बताया था. चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि गिल्ड सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहती है लेकिन पीसफुल यानी शांतिपूर्ण तरीके से, और ये जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं. यानी कि जो स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट होगा वही स्टेट सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने में समर्थ होगा. तो देखिए, गिल्ड सोशलिज्म आप लोगों के जो नोट है उसमें पेज 5 में आइए, जहाँ पर जोड की एक फेमस सेइंग है, एक कमेंट है, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी विल बी वन विच इज़ अ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, each of which represents a particular set of wills or purposes which its members have in common. तो अकॉर्डिंग टू जोड, यानी जोड जो कि गिल्ड सोशलिज्म का एक वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट है, जोड के अनुसार एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसा होना चाहिए? एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ जो होगा, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ क्या है आप सब जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सब रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ विल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ विल्स और पर्पसेस. तो व्यक्ति की कुछ विल्स यानी इच्छाएं और उनके पर्पसेस, उनके मकसद, उनके इच्छाओं को रिप्रेजेंट करेगा और सभी मेंबर्स में यही इंटरेस्ट कॉमन रहेगा. यानी कि लेजिस्लेचर बोलिए, एग्जीक्यूटिव बोलिए, जुडिशियरी बोलिए, वो सब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर मकसद को हासिल करने के लिए काम करेगा और सभी मेंबर्स का एक कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन स्वार्थ यही होगा. Guild socialism strongly advocates the establishment of functional democracy. तो functional democracy मतलब क्या? डेमोक्रेसी कब फंक्शनल होता है, कब कामयाब डेमोक्रेसी होता है? जब यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल और सिविल राइट्स ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड होता है. तो फंक्शनल डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी जो आम नागरिकों को हर किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और अत्याचार के हाथों से मुक्त कर सकता है. यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने वाला जो डेमोक्रेसी, उसी को कहा जाता है फंक्शनल डेमोक्रेसी. ओके, तो गिल्ड सोशलिज्म एक फंक्शनल डेमोक्रेसी चाहती है जहाँ पे हर किस्म के सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का अंत होगा. द स्टेट इज़ ऑल पावरफुल एंड ऑल पावरफुल स्टेट इज़ एन एनाथेमा टू डेमोक्रेसी. गिल्ड सोशलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंड्स टू अप्लाई फंक्शनल डेमोक्रेसी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर and then spread it in all other sectors, arid spheres.
तो गिल्ड सोशलिज्म ने कभी भी एक ऑल पावरफुल स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसका मानना था कि सोसाइटी में अगर स्टेट रहेगा तो स्टेट सब कुछ अपने हाथों में डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और सोशलिज्म को भी पूरी तरह से प्रतिष्ठित होने से रोकेगा। इसलिए फंक्शनल डेमोक्रेसी एक सोसाइटी में एस्टैब्लिश होगा, लेकिन वहाँ स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फंक्शनल डेमोक्रेसी यानी कि जो डेमोक्रेसी सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति दिलवाएगा, वो पहले कहाँ पर प्रतिष्ठा होगा? इन द इंडस्ट्रियल स्फीयर, पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जहाँ पे लेबर क्लास, वर्किंग क्लास अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे फंक्शनल डेमोक्रेसी प्रतिष्ठित होगी। उसके बाद समाज के दूसरे से क्षेत्र में ये धीरे धीरे फैलता जाएगा। तो पावरफुल स्टेट इज़ एनाथेमा टू डेमोक्रेसी। इस बात का मतलब क्या है? एक ऑल पावरफुल स्टेट हमेशा डेमोक्रेसी का ऑपोजिट होता है, मतलब डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने से रोकता है। इसीलिए गिल्ड सोशलिज्म पावरफुल स्टेट के खिलाफ थे। इवन इट में सक्सेसफुली बी अप्लाइड टू पॉलिटिकल स्फीयर। तो फंक्शनल डेमोक्रेसी को इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रयोग करना है और फिर उसको धीरे धीरे पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा सकता है। द पर्पस ऑफ गिल्ड सोशलिज्म इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्टेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। G.D.H. Cooley is the propounder of functional democracy and he believed that its application would revive democracy in the society. तो देखिए, फंक्शनल डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम को और भी ह्यूमन सेंट्रिक बनाता है, वर्किंग क्लास के स्वार्थ के अनुरूप बनाता है और इस वजह से फंक्शनल डेमोक्रेसी सोसाइटी के लिए हमेशा हेल्दी और स्वस्थ साबित होता है। तो कूली, G.D.H. कूली, जो कि गिल्ड सोशलिज्म के एक इम्पॉर्टेंट प्रवक्ता थे, उनका मानना था कि फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए सोसाइटी को एक अच्छा सोशलिस्ट सिस्टम में बदलना पॉसिबल हो सकता है, यानी कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी ही सोशलिस्ट सोसाइटी को कामयाब बना सकता है। In his various works, he gave an elaborate plan of functional democracy, which is the core of guild socialism. तो बहुत सारे किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, राइटिंग्स में G.D.H. कूली ने हम सबको दिखाया कि फंक्शनल डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं गिल्ड सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का कुछ मेथड्स, कुछ तरीका। सो फार एज मेथड्स आर कंसर्न, गिल्ड सोशलिज्म स्टैंड्स ऑपोजिट टू मार्क्सियन सोशलिज्म बिकॉज इट डज नॉट एडवोकेट रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल। तो जो मैं शुरू से ही बोलती आई हूँ कि गिल्ड सोशलिज्म मार्क्सियन सोशलिज्म से अलग है। वो किस लिए? क्योंकि मार्क्सियन सोशलिज्म ने हमेशा रेवोल्यूशन, इनकिलाब और एक रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया था अगर समाज को बदलना है तो। लेकिन गिल्ड सोशलिज्म ना ही रेवोल्यूशन की बात कर रही है और ना ही ब्लडशेड की बात कर रही है, बल्कि वो शांतिपूर्ण उपाय से सोशलिज्म को सोसाइटी में एस्टैब्लिश करने की बात कर रही है। लाइक फैबियन सोशलिज्म मतलब और एक पोस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। Like Fabian socialism, guild socialism is a kind of evolutionary socialism, which means that
Socialism or socialist goals can be achieved through gradual or evolutionary ways. तो गिल्ड सोशलिज्म एक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करती है, मतलब सोशलिज्म जो है वो ग्रेजुअली, हिस्टोरिकली, धीरे धीरे समाज में आ जाएगा। तो जैसे फ्यूडलिज्म गया, उसके बाद कैपिटलिज्म आया, ठीक उसी तरह कैपिटलिज्म भी जाएगा और सोशलिज्म भी आएगा, लेकिन सब कुछ ग्रेजुअली एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा होगा। इसके लिए कोई रेवोल्यूशन या वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। गिल्ड सोशलिज्म लेड इट्स फुल फेथ ऑन द ट्रेड यूनियन। तो वर्किंग क्लास पीपल ने जो ट्रेड यूनियंस बनाया था, जिसके ज़रिए वो अपना आंदोलन कर रहे थे, उन ट्रेड यूनियंस पर गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स का काफ़ी भरोसा था। Here it is to some extent akin to Marxism because Marx relied upon the workers for the socialization of society. Guild socialism believes that the trade unions will fight against exploitation or exploitative measures of the capitalists, and they will do the job in concerted way. That various trade unions of different industries will work under one flag. तो मार्क्सिज्म के साथ गिल्ड सोशलिज्म का वन सिमिलैरिटी, एक मेल यहाँ पर है कि जैसे मार्क्स ने भी वर्किंग क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उनको यकीन था कि वर्कर्स लोग ही कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर पाएगा और सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर पाएगा। ठीक उसी तरह गिल्ड सोशलिस्ट्स को भी ये लगता था कि एक दिन आएगा जब ट्रेड यूनियंस, जो वर्किंग क्लास लोगों का अपने हाथों से बनाया हुआ संगठन है, वही ट्रेड यूनियंस समाज को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त करके यहाँ सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर पाएगा। Guild socialism further suggests that the leaders of the trade unions will try to discipline the workers. तो गिल्ड सोशलिज्म ने ये भी कहा था कि ट्रेड यूनियंस ना ही वर्कर लोगों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करेगा, ना ही वर्कर्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके समाज में सोशलिज्म इस्टेब्लिश करेगा, बल्कि वो वर्किंग क्लास को ठीक ठाक डिसिप्लिन भी करेगा, ताकि वर्कर्स कभी भी शांति और शांतिपूर्ण तरीका के रास्ते छोड़कर हिंसा या वायलेंस को ना अपना ले। The workers will try to avoid militant methods to achieve goals. तो militant methods मतलब वही हिंसात्मक violent methods जिसका उपयोग वर्कर्स लोग कभी नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियंस ही उसको अच्छी तरह से गाइड करेगा। Like Fabian socialism, guild socialism relies on peaceful ways. तो फेबियन सोशलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म दोनों ही पीसफुल यानी शांतिपूर्ण उपाय से सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने में यकीन रखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिल्ड सोशलिज्म, मिलिटेंट एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स विल स्टैंड इन द वे ऑफ अचीविंग सक्सेस। तो अगर वर्कर्स लोग मिलिटेंसी पर उतर आते हैं, गिल्ड सोशलिज्म का मानना था कि अगर वर्किंग क्लास लोग शांतिपूर्ण रास्ता छोड़कर हिंसात्मक रास्ता अपनाएंगे तो सोशलिज्म कभी भी उसको हासिल नहीं होगा। सोशलिज्म तभी कामयाबी के साथ हासिल होगा जब वर्कर्स लोग और उनके ट्रेड यूनियन संगठन सब शांतिपूर्ण तरीके से सोशलिज्म को हासिल करने की कोशिश करेगा। The supreme objective is to establish socialism, and for that purpose, the guild socialists will keep open the door of discussion and compromise. तो मालिक लोगों के साथ कभी भी झगड़ना नहीं है, कभी भी उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग नहीं करना है,
बल्कि हमेशा इंडस्ट्री के मालिक लोगों के साथ डायलॉग करना है, डिस्कशन करना है, बातचीत करना है, निगोसिएशन करना है, क्योंकि निगोसिएशन और बातचीत के ज़रिए ही कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकलेगा जिससे सोशलिज्म एस्टैब्लिश हो पाएगा। The workers of the industries will elect representatives and they will start talks with the capitalists or the leaders of various industries. तो वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वही अपना प्रतिनिधि सिलेक्ट करेंगे। वर्कर्स में से ही किसी व्यक्ति को, किसी एक या दो व्यक्तियों को रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के तौर पे इलेक्ट किया जाएगा, जो वर्किंग क्लास लोगों का डिमांड मालिकों के सामने रखेंगे और उनके साथ बातचीत चलाएंगे। अब आइए गिल्ड सोशलिज्म की क्रिटिसिज्म यानी इसके खिलाफ क्या क्या क्रिटिसिज्म्स उठाया गया है, क्योंकि गिल्ड सोशलिज्म बहुत ज़्यादा यूटोपियन सोशलिज्म लगता है। ये जितना हकीकत में मतलब इसको जितना आप थ्योरी में प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हकीकत में इसको प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं था। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है इसके खिलाफ वही आज हम देखेंगे। तो देखिए, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द मेन पर्पस ऑफ गिल्ड सोशलिज्म is the reorganization of society for the purpose of democratization। तो गिल्ड सोशलिज्म हमेशा से ही क्या चाहता था कि फंक्शनल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगा सोसाइटी में और उसी फंक्शनल डेमोक्रेसी के ज़रिए सोशलिज्म प्रतिष्ठा होगा। If we seriously go through the entire process suggested by guild socialism, we shall find that the state will practically have no place in the whole social structure। तो गिल्ड सोशलिज्म को पढ़ने के बाद हमें इस बात का पता चलता है कि गिल्ड सोशलिस्ट्स लोग राष्ट्र की उपस्थिति, राष्ट्र की प्रेजेंस को कभी भी नहीं मानना चाहते थे। तो राष्ट्र अगर नहीं होगा तो एक सोसाइटी में क्या एनार्की यानी कि गवर्नेंस की एब्सेंस की वजह से इनडिसिप्लिन नहीं फैलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल था। तो अगर राष्ट्र नहीं होगा इसका मतलब क्या है? इट विल बी इनवेरिएबली डिप्राइव्ड ऑफ सॉवरेन पावर and this will threaten the very existence of the state। Maxey has drawn our attention to this point, that is why we find him say, the guild socialists argued that the state should be deprived of its sovereignty and reduced to a status of equality with the guilds। तो गिल्ड सोशलिस्ट्स लोगों ने हमेशा स्टेट और उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ बात किया था कि सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता यानी कि सुप्रीम पावर कभी भी स्टेट के हाथों में देना ज़रूरी नहीं है। अगर स्टेट ऑल पावरफुल बनेगा, सॉवरेन पावर का मालिक बनेगा, तब स्टेट सोशलिज्म को प्रतिष्ठित होने से रोकेगा और बहुत सारे अड़चन डालेगा। लेकिन the guild socialists were unable to agree among themselves as to the precise role of the state in the guild system। तो जब गिल्ड्स समाज को कंट्रोल और परिचालन करना शुरू करेगा, गिल्ड सोशलिज्म तो वही चाहते थे ना कि हर एक इंडस्ट्री में छोटा छोटा ट्रेड यूनियंस रहेगा और ट्रेड यूनियंस ही गिल्ड बनकर पूरा समाज को रेगुलेट करेगा। लेकिन अगर गिल्ड समाज को रेगुलेट करेगा तो फिर सॉवरेनिटी किसके हाथों में रहेगा और सोसाइटी को कौन अच्छी तरह से परिचालन करेगा, कौन लॉ बनाएगा? अगर कोई उस लॉ को वायलेट करता है तो वायलेट करने वाले व्यक्ति को कौन सज़ा दिलवाएगा? समाज में लॉ एंड ऑर्डर कौन इस्टेब्लिश करेगा? क्या ये सभी काम गिल्ड्स करेंगे? ट्रेड यूनियंस कर पाएंगे? तो इस क्वेश्चन का कोई
यूनिफॉर्म आंसर गिल्ड सोशलिस्ट थिंकर्स लोग नहीं दे पाए थे। It is believed that the downgrade of state to the status of a guild or trade organization will not ensure a better management of the society. तो बहुत सारे स्कॉलर्स का यही मानना था कि सिर्फ गिल्ड्स के ज़रिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियंस के ज़रिए आप सोसाइटी को अच्छी तरह से रूल या कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो इसी मामले में प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की ने गिल्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस यानी कुछ लूप होल्स, कुछ डिफेक्ट्स के बारे में हमको बताया है। वो बोल रहे हैं, व्हाइल इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डिस्कवर एडिक्वेट यूनिट्स ऑफ कंसल्टेशन, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिस्कवर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लास्की बोल रहे हैं, अगर स्टेट ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट कहाँ से आएगा, और गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो सोसाइटी को गवर्न कौन करेगा। हम चाहे जितना भी ट्रेड यूनियंस क्यों ना बना लें, कितने भी इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियंस और गिल्ड्स क्यों ना बना लें, लेकिन स्टेट जिस तरह से सोसाइटी को गवर्न कर सकता है, क्या गिल्ड्स उस तरह से सोसाइटी को गवर्न कर पाएगा। लास्की फर्दर आस्क्स, इज देयर एनी वे इन विच अ डिस्टिंक्शन कैन बी ड्रॉन बिटवीन द एरिया ऑफ द गिल्ड कांग्रेस एंड द एरिया ऑफ द टेरिटोरियल असेंबली। मतलब गिल्ड अगर खुद अपना लेजिस्लेचर बनाएगा तो उस लेजिस्लेचर को कैसे हम एक टेरिटोरियल असेंबली से डिफरेंशिएट करेंगे। तो टेरिटोरियल असेंबली क्या है, वो लेजिस्लेचर, वो आइन सभा जो राष्ट्र ने अपने गवर्नमेंटल ऑर्गन के हिसाब से बनाया है पूरे देश के लिए लॉज बनाने के लिए। तो क्या गिल्ड ऐसा एक लेजिस्लेचर बना पाएगा जो पूरे राष्ट्र के लिए लॉज इनैक्ट कर सकेगा। That is, the functions of the guild and the assembly cannot be properly demarcated, and this will lead to complication in the administration. एकदम सेंट्रल पॉइंट और बहुत ही सहज सरल बात ये है कि स्टेट अगर नहीं होगा तो एक कॉम्पैक्ट, एक अच्छा गवर्नमेंट नहीं होगा, और गिल्ड्स या फिर ट्रेड यूनियंस एक स्टेट को, एक सोसाइटी को उस तरह से गवर्न नहीं कर पाएगा जो स्टेट अपने गवर्नमेंट और उसके ऑर्गन्स के ज़रिए करता है। He further raises the issue by pointing out that some functions of the guilds and the territorial assembly may be separated, but the judicial functions cannot be separated in the same way. His apprehension is that if the guild system at all succeeds, that will inevitably complicate the functions of the society that is not at all desirable. तो सब कुछ अगर गिल्ड्स और ट्रेड यूनियंस के हाथों में आप छोड़ देंगे और स्टेट को पूरी तरह से मिटा देंगे, तो गिल्ड्स या ट्रेड यूनियंस के लिए इतना बड़ा एक समाज, इसके इतने सारे सेक्टर्स, पॉलिटिकल क्षेत्र, रिलीजियस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सोशियो कल्चरल सेक्टर, इन सब के लिए लॉज बनाना, उन लॉज को सही तरह से एग्जीक्यूट करना और लॉ ब्रेकर्स को सज़ा दिलवाना, ये सब इतनी अच्छी तरह से गिल्ड और ट्रेड यूनियंस नहीं कर पाएंगे जो कि स्टेट और उसका गवर्नमेंट करता था। ओके, तो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होगा और समाज में काफ़ी एनार्की यानी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी आ जाएगा। Syndicalism and guild socialism, the two forms of the non-Marxian socialism, are treated by many as a protest movement against Marxian socialism and state-controlled economic and political system. It is also a protest movement against capitalism because it is regarded as the chief cause of workers' exploitation and unbound misery.
तो गिल्ड सोशलिज्म और इसके पहले जो सिंडिकलिज्म आप लोगों ने पढ़े थे, तो इन सब का एक्चुअली एक ही मकसद था। मार्क्स ने जिस किस्म के सोशलिज्म के बारे में बात किया था, उस मार्क्सियन सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करना, उसको काउंटर करना, उसकी जगह एक दूसरे किस्म के सोशलिज्म को प्रेजेंट करना, एक ऑल पावरफुल स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाना, और सबसे बड़ी बात कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना। तो एक्चुअली सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म का ये 3 ऑब्जेक्टिव्स था। नंबर 1 मार्क्सियन सोशलिज्म को काउंटर करना, नंबर 2 एक ऑल पावरफुल स्टेट को काउंटर करना, और नंबर 3 कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को काउंटर करना। Since only a socialist society is capable of emancipating workers and poorer sections of the society, this form of society is to be set up. तो सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म हमेशा से सोशलिज्म को ही प्रतिष्ठा करना चाहते थे, क्योंकि यही एक समाज व्यवस्था है जो वर्कर्स को उसकी दुर्दशा, उसकी एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा दिलवा सकता है। बट मार्क्सियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बेस्ड ऑन रेवोल्यूशन एंड क्लास स्ट्रगल इज नॉट एक्सेप्टेबल. In these two forms of socialism, there shall be abundant scope for workers' participation in the transformation of the society. तो ना ही सिंडिकलिज्म और ना ही गिल्ड सोशलिज्म, इन दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि रेवोल्यूशनरी या फिर हिंसात्मक उपाय में सोशलिज्म की स्थापना हो। हमेशा सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म चाहते थे कि वर्कर्स और उनके ट्रेड यूनियंस शांतिपूर्ण तरीके से मालिक और कैपिटलिस्ट क्लास के साथ निगोसिएशंस और बातचीत के ज़रिए ही सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करेगा, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए। In the prevalent form of socialism, there is found a central democratic society which practically controls everything of society and keeps nothing for the workers. तो गिल्ड सोशलिज्म और सिंडिकलिज्म का ये भी मानना था कि अगर मार्क्स जिस तरह के सोशलिज्म को एडवोकेट कर रहा था, उस तरह के सोशलिज्म को पाने की कोशिश किया जाएगा, तो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई पार्टी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का डिक्टेट्स चलेगा और वर्कर्स का जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, उनका अपना आंदोलन, उनका ट्रेड यूनियन आंदोलन, उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कम हो जाएगा, जो गिल्ड सोशलिज्म और सिंडिकलिज्म दोनों ही नहीं चाहते थे। According to syndicalism and guild socialism, this cannot be regarded as a proper form of a socialist society. तो किसको आप प्रॉपर सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं बोल पाएंगे? अगर एक सोशलिस्ट सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और महत्व एक राजनीतिक दल को मिलेगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगा, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, और वर्कर्स की ट्रेड यूनियंस को वो महत्व नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, तो उस तरह का सोशलिज्म कभी भी एक प्रॉपर और अच्छा सोशलिज्म नहीं हो सकता है। ओके, तो सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म का सोशलिस्ट सोसाइटी कैसा होगा? वेयर देयर शैल नॉट बी एनी स्कोप फॉर स्टेट इंटरवेंशन। तो गिल्ड सोशलिज्म और सिंडिकलिज्म एक ऐसा सोशलिज्म चाहते थे जहाँ पर ना ही कोई स्टेट का हस्तक्षेप रहेगा और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स और उनके ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ही सबसे ज़्यादा महत्व मिलेगा। ओके, तो यही है सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म, द टू नॉन मार्क्सियन सोशलिस्ट थॉट्स, और दोनों ही चाहते थे सोशलिज्म और व्यक्ति की फ्रीडम यानी आज़ादी, लेकिन मार्क्स की तरह रेवोल्यूशन के ज़रिए नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशनरी और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के ज़रिए।
Okay, so this is all about syndicalism and guild socialism.